गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सभी लोग। गुड आफ्टरनून बेटा आवाज मैम। क्लियर आ रही है सभी लोगों को? हाँ विशाल बोलिए। मैम नमस्ते। नमस्ते बेटा, आवाज पहुंच रही है सभी तक? हाँ मैम। यस यस मैम। यस मैम, ठीक है ठीक। कल जो भी टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे उससे किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? कुछ पूछना है उससे रिलेटेड? कहीं अगर कंफ्यूजन हो तो किसी को नहीं है ना? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सबको मैम क्लियर है? किसमें? जो भी कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था, जैसे कल तो खैर कोई बहुत नया टॉपिक नहीं था, प्री हिस्टोरिक को हमने रिपीट किया था। उसके अलावा हम लोगों ने जोगी मारा के ऊपर बात की थी थोड़ी सी डिटेल में। आज हम उसको क्लियर करेंगे, जो उसमें पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो भी मैम। कलर्स लगे हुए हैं जोगी मैम। मारा की। जोगी मारा, हाँ हाँ विशाल बोलिए। मैम मैम। शायद मैम कल हमने क्लास ज्वाइन नहीं की थी। कल मैं ज्यादा दिक्कत थी हमें हाँ तो हाथ में, तो कोई नहीं, मैम जोगी मारा हम एक फिर बार से डिस्कस करेंगे। ठीक कल है। मैंने भी अटेंड नहीं की थी क्लास। हाँ तो कल हमने उन पुराने स्टूडेंट्स को प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में बताया था और थोड़ा सा डिटेल जोगी मारा के बारे में। तो हम जोगी मारा केव्स के बारे में फिर से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक। मैम नोट्स कौन बनवाएगा मैम? अभी हम देखो जितना तुम लोग को समझा रहे हैं उसको कहीं आप शॉर्ट में नोट करते जाओ, ठीक है? ओके मैम ओके। शॉर्ट में आप नोट करते जाएंगे तो आपके पास थोड़ी सी डिटेल रहेगी। जब अगर कोई बात करेगा आपसे उसके बारे में तो आपको पता होगा ना कि हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। या मान लीजिए आपकी थ्योरी में जो पार्ट आ रहा है, जो सेकेंड ईयर का पार्ट आ रहा है आपका, उसमें आपका थ्योरी का ये केव पेंटिंग से ही शुरू हो रहा है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से शुरू हो रहा है, तो आप लोगों को क्लियर होंगी चीज़ें। उनको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम उनको थ्योरी पर बेस्ड होकर पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। इसलिए, और इसकी शुरुआत हमने इसलिए करा दी क्योंकि हमको आगे म्यूरल पढ़ना है। आपको म्यूरल पढ़ना है, जिन स्टूडेंट्स को म्यूरल लेना है उनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं म्यूरल से रिलेट करता है। केव पेंटिंग हमारी म्यूरल से ही रिलेट करती है ना, इस वजह से। बाकी डिटेल में आपको जो थ्योरी का पार्ट है वो लोकेश सर जब क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे तब बताएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जब बात करें आप जोगी मारा की, तो जोगी मारा सिचुएटेड कहाँ पे है, कहाँ किस जगह में या किस राज्य में सिचुएटेड है? कौन बताएगा? मध्य प्रदेश की आप सरगुजा में, वर्तमान में मैम छत्तीसगढ़। जोगी मठ हाँ हाँ छत्तीसगढ़ हाँ में है। हाँ छत्तीस, पहले इसको मध्य प्रदेश में गिना जाता था, ठीक? पहले ये जो गुफाएं थी ये मध्य प्रदेश में थी। उसके बाद जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तब ये जो जोगी मारा की गुफाएं थी ये छत्तीसगढ़ में आ गई। तो प्रेजेंटली जब हम बात करेंगे तो इनकी बात करेंगे कि जोगी मारा जो है छत्तीसगढ़ में सरगुजा जनपद में है, रायगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है? और इस गुफा की माप क्या है, मतलब कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, कितनी ऊंचाई है? तो 10 गुणे 6 फीट ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। इनमें जो भित्ति चित्रण है वो 300 ईसा पूर्व में प्राप्त हुए थे। और जोगी मारा में कुल 7 चित्र मिले, मतलब जो पूरा एक पेंटिंग बनी हुई है, जो चित्र बने हुए हैं वो 7 खंडों में डिवाइडेड है। 7 टाइप की पेंटिंग्स बनी हुई है वहाँ पे। और ये जो आपकी गुफा है ये प्रकृति निर्मित है और सबसे प्राचीन गुफा है। इसको हम लोग सबसे प्राचीन गुफा मानते हैं। और वैदिक कालीन, मतलब ऐतिहासिक काल की ये प्राचीन गुफा है। वैसे तो हमारी बहुत सारी गुफाएं हो गई, लेकिन जब हम लोग वैदिक काल की बात करते हैं या ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो जोगी मारा जो है वो सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है और प्रकृति निर्मित गुफा मानी जाती है, ठीक मैम। है? इस, हाँ बोलिए विशाल। मैम गुफाओं की संख्या कितनी? एक? गुफा मतलब गुफा टोटल एक है एक ना? गुफा है, हाँ पूरी एक गुफा है, उसी में पूरा बना हुआ है। और उसमें जो चित्र बने हैं वो 7 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब 7 खंडों में डिवाइडेड है ये चित्र, ठीक है? वो उन चित्रों की बात हम आगे करेंगे कि पहले खंड में कौन से हैं, दूसरे खंड में कौन से। इसकी बाकी डिटेल आप समझ लो कि जो ये इस गुफा के जो चित्र बने हुए हैं वो जैन धर्म से प्रभावित हैं, ठीक है? इनके जो चित्रों का विषय है वो जैन धर्म से संबंधित है। और इन गुफा के जो चित्र बने हैं छतों पर बने हुए हैं, ठीक है?
जोगी मारा के गुफा चित्र जो है ना वो अनुपातहीन है, मतलब जो उनमें आकृतियां बनी हैं वो बहुत सुडौल नहीं है, बौनी आकृतियां हैं और अनुपातहीन है, मतलब एक प्रोपोर्शन में नहीं बनी हुई है। और जब इनकी गुफाओं की बात करते हैं तो इनमें जो चित्रकारी हुई है, तो पहले चित्रकारी जो हुई है सफ़ेद पृष्ठभूमि पे हुई, मतलब पूरा जो इसका सरफेस था वो वाइट कलर का था, उसके बाद उस पर रेड कलर से डिज़ाइन का काम किया गया है। रेड कलर से डिज़ाइनिंग के बाद फिर ब्लैक कलर से उसकी आउटलाइनिंग की गई है। ठीक है, मैम इन गुफाओं को सब बैकग्राउंड रेड है। नहीं, बैकग्राउंड वाइट कलर का था बेटा। जो सरफेस पहले किया गया वो वाइट कलर का, यानी कि जो उसकी पृष्ठभूमि थी वो वाइट कलर की थी, उस वाइट कलर की पृष्ठभूमि पे रेड कलर से चित्रकारी की गई है। उन रेड कलर पे जब चित्रकारी की गई तो उनमें आउटलाइनिंग का काम, जो बाह्य रेखांकन था वो ब्लैक कलर से हुआ था। तो टोटली हमारे पास कितने कलर हो गए, व्हाइट, रेड, ब्लैक, इन 3 कलर्स का यूज हुआ। उसके अलावा जब इन्होंने बॉर्डर का काम भी किया है, मतलब बॉर्डर भी बनाए हैं, तो बॉर्डर में येलो कलर्स का यूज हुआ है। तो ये तो हो गए हमारे कलर्स की, हमारे इनमें 4 कलर्स को हमने यूज किया, जब आर्टिस्ट ने 4 कलर को यूज करके इसमें चित्रकारी का काम किया है। जोगी मारा के पास में ही एक और गुफा है जिसको सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको भी, जैसे ये आपकी जोगी मारा गुफा, इसको भी लोग पहले बंगला कहकर बुलाते थे, स्थानीय जो वहाँ के रहने वाले लोग थे इसको बंगला कहकर बुलाते थे। ये गुफा किस टाइप की थी, प्रकृति निर्मित यानी प्राकृतिक गुफा थी। ठीक, इसमें एक मंदिर का भी मिलता है उदाहरण देखने को, जो माना जाता है कि वरुण पास देवता आपने का। कौन सी गुफा बताई? क्या बेटा? जोगी मारा के पास आपने कौन सी गुफा बताई है, रिपीट करिए। सीता बोंगड़ा, सीता बोंगड़ा या सीता लांगड़ा के नाम से जाना जाता है इसको। जो जोगी मारा के पास में एक और गुफा है, ये माना जाता है कि एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला है। नाट्यशाला समझते हो ना, जहाँ पे नाटकों का मंचन हो। हाँ, तो इसको एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है। सीता बोंगरा को कई जगह आपको सीता लांगड़ा भी मिलेगा, या सीता बोंगरा मिलेगा, या सीता घोंगा, अलग अलग नामों से लोग इनको नामित किया गया है, अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। और मैम हमने सीता बताया मैम कि मैम आपको अलग अलग बुक्स में अलग नाम। सीता बोगरा। हाँ हाँ बेटा बोलो। बोंगरा, हाँ बोंगरा, सीता लांगड़ा या फिर सीता घोंगा, इन नामों से पुकारा जाता था इनको। और इसमें जो आपको एक जोगमारा गुफा में जो मंदिर बताया हमने वो वरुण देवता का मंदिर है, जिसकी देखभाल का काम कौन करता था, देवदासी सुतनुका का नाम इसके लिए प्रसिद्ध है। देवदासी सुतनुका जो थी वो इसमें देख रेख का काम करती थी। देवदासी सुतनुका। ठीक है, हाँ सुतनुका। वरुण और इसकी जो प्रतिलिपियां, हाँ हाँ बोलो। वरुण देवता का मंदिर था। हाँ, वरुण देवता का मंदिर था। और इसकी जो प्रतिलिपियां तैयार हुई 1914 में, असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता ने इनकी प्रतिलिपियां तैयार की इन चित्रों की। ठीक है, कौन सी सन में और मैम? ये गुफा 1914 यानी 1914 में, असित कुमार हलदार। और समरेंद्र नाथ गुप्ता। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि जोगी मारा के विभिन्न खंडों में जो चित्र हमको मिले हैं वो 7 टाइप के। हमने बताया ना कि 7 खंडों में चित्र डिवाइड किए गए हैं, या 7 खंडों में हमको चित्र मिले हैं। तो पहले खंड में जब बात करते हैं तो पहले खंड में किस टाइप के चित्र मिलते हैं हमको, कुछ ह्यूमन फिगर्स यानी कुछ मानव आकृतियां बनी है, उनके साथ में हाथी और मछली का अंकन हुआ है। ठीक है, हाथी, मछली और लहरें भी बनाई गई हैं कुछ पहले मैम खंड चित्र में। का नाम नहीं है कोई? नाम नहीं है, जो आकृतियां मतलब उसमें बनी हुई हैं उनका यहाँ पे विश्लेषण दिया गया है कि उसमें कौन कौन सी चीजें बनी हुई थी, हर खंड का एक दिया गया है। 7 खंड में, तो सातों खंड में कौन कौन सी चीजें बनी हुई थी, उनके साथ में कौन कौन से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट थे। तो मैम पहले दोबारा खंड में जो बता आकृति, दीजिए। हाँ, पहले खंड में जो चित्र बने हैं वो कुछ मानव आकृतियां, मतलब कुछ ह्यूमन फिगर्स के साथ में हाथी, मछली और लहरें बनी हुई हैं, उनका अंकन किया गया है। जिससे कई लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी तालाब का या किसी सरोवर का चित्र है। ये जो है इस तरीके का चित्र आपको एक सित्तन वासल गुफा जब आप पढ़ेंगे उसमें भी मिलता है, सरोवर का चित्र।
اس ٹائپ کا. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا چتر ہو گیا آپ کا جس میں مانو آکرتیوں کے ساتھ میں ہاتھی اور مچھلی بنی ہوئی ہیں اور لہریں دکھائی گئی ہیں. دوسرے کھنڈ میں آپ کو جو چتر ملے گا اس میں کچھ ہیومن فگرس کو آپس میں ڈسکشن کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے, مطلب کچھ ویکتی پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کے وارتالاپ کر رہے ہیں, آپس میں بات چیت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. پھر جب تیسرے کھنڈ کی بات کریں گے تو اس میں کیا دکھایا گیا ہے کہ ایک کمل کا پھول ہے, اس کے اوپر ایک یوگل نرتیہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے, مطلب ایک کپل کو ڈانس کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کمل کے پھول کے اوپر. ٹھیک ہے, اتنا سمجھ گئے سب لوگ, سمجھ میں اوکے. آ گیا اتنا. ٹھیک ہے, چوتھا کھنڈ جو ہے ہمارا اس میں کیا بنا ہے, مانو آکرتیاں یعنی ہیومن فگر اور برڈس پکشی بنے ہوئے ہیں. اس میں کافی سارے جو چتر ہے اس کا کچھ پارٹ نشٹ ہو گیا, مطلب خراب ہو گیا ہے, لیکن جو جتنا پارٹ اس میں ہے اس میں آپ کو پکشی اور مانو آکرتی دکھائی دیں گے. اس میں جو چتر ہیں ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جوگی مارا کے جو چتر ملیں گے وہ انوپات رہت ملیں گے, انوپات ہین ہوں گے اور بونی آکرتیاں ملیں گی آپ کو دیکھنے کو. اور ایک اس میں ایک ایسا چتر ملا ہے جس میں منوشیہ کے سر پہ چونچ بنائی گئی ہے, جس کو ہم لوگ چونچ, جس جو فگر ہے وہ چوچ دار منوشیہ کے نام سے فیمس ہے چوتھے کھنڈ میں. پھر پانچویں کھنڈ میں جب آئیں گے تو آپ ایک نرتانگنا, گائک اور نرتکوں کے جھنڈ کے گھیرے میں بیٹھی, مطلب ایک ڈانسر جو ہے وہ گائک اور ڈانسرس کے جھنڈ کے بیچ میں بیٹھی ہوئی دکھائی گئی ہے. میم ٹھیک ہے, چوچدار. چونچدار منوشیہ وہ چوتھے کھنڈ میں تھا. ایک چتر میں ایک منوشیہ کو دکھایا گیا ہے جس کے سر پہ چونچ لگی ہوئی ہے, تو اس کو وہ جو پینٹنگ ہے وہ چونچ دار منوشیہ کے نام سے بھی فیمس ہے چوتھے کھنڈ میں جو بنی ہوئی ہے. پھر جب آپ پانچویں کھنڈ کی بات کریں گے تو ہم نے بتایا ایک ڈانسنگ گرل, ایک ڈانسنگ گرل بنی ہوئی ہے جو گائک یعنی سنگرس اور باقی ڈانسرس کے جھنڈ کے بیچ میں بیٹھی ہوئی دکھائی گئی ہے. چھٹویں کھنڈ میں جب آپ آئیں گے تو پراچین ٹائپ, پرانے ٹائپ کے جو رتھ ہوتے تھے ان کے جیسے چیتیوں کا انکن کیا گیا ہے, رتھ کے آکار کے چیتے بنائے گئے ہیں, ان کا انکن دکھائی دیتا ہے چھٹویں کھنڈ میں. پھر آپ کا جو سیونتھ پارٹ ہوگا یا ہاں ہاں آرتی بول, ہاں ایک بار اور بتا دیجیے. چھٹے کھنڈ میں جو پرانے ٹائپ کے رتھ ہوتے تھے نا, پرانے ڈھنگوں کے رتھ ہوتے تھے یا پراچین ڈھنگ کے جو رتھ ہوتے تھے ان کے انہی کے جیسا چیتیوں کا نرماण کیا گیا ہے, چیتیوں کا انکن دکھایا گیا ہے. میم چیت کیا ہوتا ہے؟ چیت جیسے ہم نے پڑھا نا, چیت اور بہار دو ٹائپ کی گفائیں ہوتی تھی نا, تو چیت میں کیا ہوتا تھا, چیت میں لوگ بہار میں اپنا نواس استھان بناتے تھے. یہ تو بات ہو گئی اجنتا کی, جیسے بہار میں ان کے نواس استھان کو یا وشرم استھان کو بہار کہتے تھے. چیتیہ جو ان کا پوجا گرہ ہوتا تھا تو اسی سے ریلیٹڈ ہے, جیسے چیتیہ ہو گیا پوجا گرہ یا مندر اگر بنائے ہیں تو اس میں اس طریقے کا رتھوں جیسا نرماण کیا گیا ہے, ان کا انکن جو کیا ہے اس طریقے سے کیا گیا ہے. پھر ساتویں کھنڈ میں جب آپ جائیں گے تو اس میں بھی رتھوں کا ہی انکن کیا گیا ہے. گفا سنکھیا 6, مطلب گفا تو ایک ہی ہے, یا چھٹے کھنڈ کے حساب اکارڈنگ ہی اس میں بھی رتھوں کا ہی انکن کیا گیا ہے ساتویں کھنڈ میں. ٹھیک ہے, اتنے ہی چتر ملتے ہیں جوگی مارا کی گفا میں. میم یہ بھی چیت, ان کا چیت والی جگہ تھی, مطلب پوجا والی نہیں, جگہ اس ہی میں تھی. چیت کیونکہ پوجا ایک مندر ہی تھا نا, جوگی مارا میں ورن دیوتا کا مندر ہی تھا, مندر تو سے میم ہی ریلیٹ تھا وہ. چھٹا اور ساتواں دونوں مطلب دونوں رتھ ہی ہیں. ہاں, یہ پینٹنگس ہے نا, اس میں کچھ الگ سے بنا نہیں ہے, مطلب گفا پوری ایک ہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ جی گفاؤں کے پارٹ ڈیوائڈ تھے, پوری ایک گفا تھی. جیسے ہم نے اس کی ماپ بھی بتائی تھی 10x6x6, مطلب 10 اس کی لمبائی تھی اس گفا کی, 6 چوڑائی تھی اور 6 ہی اونچائی تھی. تو یہ پورا ایک بول سکتے ہیں کہ برآمدہ ٹائپ کا تھا یا ہال ٹائپ کا بنا تھا. اسی میں 7 طریقے کے کھنڈ ڈیوائڈ کیے گئے تھے پینٹنگس کے. یہ بات جو ہو رہی ہے پینٹنگس کی 7 کھنڈوں میں ڈیوائڈیڈ تھی, پورے پہ بنی ہوئی تھی. تو اسی جب چھٹے اور ساتویں کھنڈ میں جب چتروں کا انکن ہوا تو اس میں ایک تو پہلے رتھوں جیسا انکن ہوا, چیتیوں کا جو انکن دکھائی دیا, ساتویں کھنڈ میں بھی رتھوں کا ہی انکن کیا گیا ہے اس میں. ٹھیک ہے, یس میم. اتنا کلیئر بیٹا سبھی کو؟ یس میم. یس میم. میم آپ نے ٹھیک. 1914 میں اسد کمار ہلدار وہ والی لائن ریپیٹ کر دیجیے. 1914 میں انہوں نے
प्रतिलिपियां तैयार की थी। जैसे भारतीय पुरातत्व विभाग ने उनको बुलाया उनकी प्रतिलिपियां तैयार करने के लिए, तो जोगी मारा की जो प्रतिलिपियां तैयार हुई चित्रों की, वो असित कुमार हलदार और समरेंद्र नाथ गुप्ता ने की 1914 में। समरेंद्र नाथ गुप्ता, असित कुमार हलदार और समरेंद्र नाथ गुप्ता। ठीक है, इतना क्लियर बेटा? जोगी मारा का जितना बताए टॉपिक वो तो समझ में आ गया कि नहीं है यस मैम। सभी को? मैम मैम एक और बात है। हाँ बोलो बोलो। जो सीता लांगड़ा और सीता पोंगड़ा है, हाँ हाँ, वो बताइए कि वो कहाँ पर है, मतलब कि वो जोगी मारा के वो पास है? हाँ, जोगी मारा के पास की ही गुफा का नाम है। जोगी मारा के पास में एक और गुफा मिलती है जिसको सीता बोंगरा, सीता लांगड़ा के नाम से जानते हैं। उसको प्राचीन नाट्यशाला भी बोला जाता है, कि एशिया की जो सबसे प्राचीन यानी सबसे पुरानी नाट्यशाला है उसको बोला जाता है सीता लांगड़ा को। ठीक है, अब ठीक है आरती, क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं बाघ गुफाओं की। जैसे आपकी एक तो हो गई जोगी मारा की गुफा, दूसरी गुफा जो आएगी बाघ गुफा। क्योंकि अजंता काफी लंबा टॉपिक है, तो अजंता को हम आज डिस्कस ना करके कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अजंता में काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए। तो ये छोटी छोटी गुफाएं हैं, इनके बारे में आज हम बात कर लेंगे, फिर बाकी कल जो रहेगा वो अजंता टॉपिक रहेगा हमारा। बाघ मैम गुफाएं कहाँ पे हैं? हाँ हाँ हाँ, विशाल पूछे। मैम जोगी मारा में इतना ही है? क्योंकि मैं देखो, हम तुम लोग को सिर्फ शॉर्ट में समझा रहे हैं, बाकी डिटेल लिखाने लग जाओ तो बहुत है। वो हम इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है। वो जो आपको जो भी टीचर थ्योरी लिखाएंगे वो आपको पूरा डिटेल में लिखाएंगे, क्योंकि हमको लॉन्ग आंसर्स लिखना होता है उस हिसाब से। हम आपको जो समझा रहे हैं एक म्यूरल को बेस बना के चल रहे हैं, कि हमने जो भित्ति चित्रण होते थे या छतों पे जो चित्रण होते थे उनको लेके हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ। तो उसमें आपको छोटे छोटे डिटेल्स हैं, जैसे कहाँ पे सिचुएटेड है या किस किस सन में क्या क्या, हम सिर्फ उसमें टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर बात कर रहे हैं, कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे सामने ये गुफाएं हैं, हमको इस तरीके से इसमें चीज़ें देखने को मिलती है, ये पेंटिंग देखने को मिलती है, इस वजह से। ठीक है, क्योंकि ये आपके एक म्यूरल का हिस्सा है। जो भी स्टूडेंट्स म्यूरल लेंगे या जो नहीं भी लेंगे, मटेरियल मेथड, हम बार बार यही कह रहे हैं कि मटेरियल मेथड में आपके टॉपिक हैं। आप चाहे आप चाहे टेक्सटाइल लीजिए, चाहे म्यूरल लीजिए, चाहे लीजिए आप इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग। इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग में भी जब आप जाते हैं तो आपको ये केव पेंटिंग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको उनके चित्रों को दोबारा से आपको बनाना है, उनकी कॉपी करनी है। तो आपको बाघ, अजंता, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, उनकी पेंटिंग्स के बारे में जानना पड़ेगा। म्यूरल कर रहे हैं आपको तो भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्राचीन चीज़ें हैं, धरोहर है एक तरीके से, हमारी शुरुआत यहीं से हुई है पेंटिंग की, इस वजह से बता रहे हैं। और अगर आप टेक्सटाइल भी ले रहे हैं तो आपको मटेरियल मेथड में तो ये म्यूरल करना ही करना है, रिटर्न में आता ही है, म्यूरल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वजह से हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम एक थ्योरी बना के नहीं, हम आपके एक प्रैक्टिकल का पार्ट मान के काम करा रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपको आगे चल के इन सब चीज़ों पे प्रैक्टिकल करना है, तो आप उसको उस तरीके से लेके चलिए। ठीक है, ओके। डिटेल हम इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें लिखाना तो है नहीं, हमको थ्योरी पढ़ानी नहीं है, हम थ्योरी नहीं करा रहे, तो वो इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ शॉर्ट में चीज़ें समझा रहे हैं। अब आप जैसे ये चीज़ें आपको पता हैं पहले से ही, आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो अभी जब कल को आपको थ्योरी पूरा थ्योरेटिकल बेस पे लिखाना शुरू किया जाएगा तो आपको चीज़ें पता होंगी कि हमने ये पढ़ा था, ये चीज़ यहाँ पे सिचुएटेड है, इसमें ये पेंटिंग्स हैं, इसमें इन कलर का यूज़ हुआ, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज है ना उस चीज़ के बारे में पहले से। आपसे कोई पूछेगा तो आप झट से बताएंगे कि हाँ ऐसी जगह पे ये चीज़ है, इसमें ये बना हुआ है, अगर आपको याद रहेगा तो। इसलिए बता रहे हैं हमसे। ठीक है ओके मैम। विशाल, बाकी तो सर अभी कराएंगे, थ्योरी जब शुरू कराएंगे तो वो खुद ही लिखाएंगे और अच्छे से। अब हम लोग बात कर रहे थे बाघ गुफा की। बाघ गुफा कहाँ पे सिचुएटेड है मध्य किसी प्रदेश को? में मैम धार मध्य टाउन में। प्रदेश। मध्य प्रदेश धार ठीक है। टाउन में। मैम पहले ग्वालियर में थी मैम, फिर अब मध्य प्रदेश में आ गई। अरे ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं ग्वालियर है मध्य प्रदेश में ही है बेटा। मैम, धार टाउन में है धार मध्य डिस्ट्रिक्ट प्रदेश। धार है, एमपी में वो हमेशा से ही थी, डिस्ट्रिक्ट जो था वो धार है। ठीक है, तो बाघ गुफा जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। और बाघ गुफा
विंध्य पर्वत को काट के बनाई गई है। जो बाघ गुफा को निर्मित किया गया है वो जितने भी गुफाएं बनाई गई हैं किसी न किसी चट्टान को काट के ही बनाई गई हैं। तो जो बाघ गुफा है वो विंध्य पर्वत की चट्टान को काट के बनाया गया है। ठीक है। और बाघ गुफा के किनारे जो नदी बहती है उसका नाम क्या है? बागनी। बाघिनी। गुड। बाघ गुफाओं का प्राचीन नाम भी था। बाघ गुफाओं को पहले किसी और नाम से बुलाया जाता था। क्या इनका पहले प्राचीन नाम और था? पता है किसी को? कलायन कलायन मैम मैम। कलायन। कलायन। ठीक है। कल इसका मतलब हाँ। पढ़ते हो तुम लोग। हाँ, कलायन या कलियन इसका प्राचीन नाम था बाघ गुफा का। यस मैम। और हाँ, और बाघ गुफा की जो खोज हुई थी वो 1818 में यानी 1818 में डेंजर फील्ड ने किया था। मेजर 1808। मेजर डेंजर फील्ड ने की थी इसकी खोज। ठीक। उसके बाद इनकी प्रतिलिपियां तैयार हुई हैं, इनके स्केच बनाए गए। बाग में जो गुफा चित्र हैं या जो भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं उनकी प्रतिलिपियां तैयार की गई। उनकी प्रतिलिपियां और उनके स्केचेस मुकुल चंद्र डे ने तैयार किए थे। ठीक है। 1920। हाँ, 1920 में मुकुल चंद्र डे ने इनकी प्रतिलिपियां और स्केच तैयार किए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1921 में असित कुमार हलदार और नंदलाल बसु ने इन चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की दोबारा से। ठीक है। 1920 में भी इनकी प्रतिलिपियां तैयार हुई। उनको तैयार करने वाले मुकुल चंद्र डे थे। फिर 1921 में फिर से इनकी प्रतिलिपियां तैयार की गई। तो वो प्रतिलिपियां असित कुमार हलदार और नंदलाल बसु ने तैयार की थी बाघ गुफाओं की। ठीक। 1921 में मैम। हाँ, 1921 में असित कुमार हलदार और नंदलाल बसु ने तैयार की और 20 में मुकुल चंद्र डे ने। मैम अगर मतलब ऑप्शन में मतलब मुकुल चंद्र डे ना हो और इनके अलावा असित कुमार हलदार या मतलब जो दूसरे हैं। नहीं होगा बेटा वो, क्योंकि ये किसी आर्टिस्ट के नेम के साथ उसका वो सन भी तो ऐड है ना। 1920 में मुकुल चंद्र डे ने की, 1921 में असित कुमार हलदार और नंदलाल बसु ने की थी। तो दोनों के सन ही अलग हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी इस तरीके से। और आपको तो थ्योरी वाला पेपर देना है ना, आपको ऑप्शनल वाला थोड़ी पेपर देना है। तो थ्योरी पूरा लॉन्ग आंसर आता है लिखने के लिए थ्योरी में। अभी तक तो वही पैटर्न चलते आया है। आप लोग जब भी सेकेंड ईयर में एग्जाम दोगे तो पूरा थ्योरी बेस्ड ही होगा वो पेपर। मैम असित कुमार हाँ, हलदार थे और दूसरा नाम क्या था? नंदलाल वसु या नंदलाल बोस। ये इन सब चीज़ों का ये ऑप्शनल वाला जो होता है ना, या जब किसी कंपटीशन के लिए पार्ट करते हो या किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तब इस तरीके के ऑप्शनल आते हैं। बाकी तो पूरा थ्योरिकल ही आता है जब तक आप बीएफए एमएफए करोगे सब। बाघ गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है? बुद्धिस्ट। बौद्ध। हाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और ये जो गुफाएं बनी हैं ये गुप्त राजवंश के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। बाघ में टोटल कितनी गुफाएं हैं? 9। 9 गुफाएं। बाघ में टोटल 9 गुफाएं हैं और ये सारी गुफाएं जो हैं ये विहार गुफाएं हैं। ठीक है। अजंता में जब हम बात करते हैं तो चैत्य और विहार दोनों टाइप की गुफाएं मिलती हैं। फिर जब हम लोग बाघ की बात करेंगे तो बाघ में सारी गुफाएं जो हैं वो विहार गुफाएं हैं। ठीक है। पहली गुफा जो है वो किस नाम से जानी जाती है विशाल? ग्रे हैं। मैम गृह ग्रह गुफा। गुफा। हाँ हाँ, ग्रह गुफा। वेरी गुड। तो जो बाघ की जो पहली गुफा जानी जाती है वो गृह गुफा के नाम से जानी जाती है। तो ये गृह गुफा जो थी वो मठाधिकारियों के रहने का स्थान था, यानी कि उनका क्या निवास नाम है? स्थान था। हम्म। गुफा क्या नाम क्या है मैम? गृह गुफा। गृह गुफा के नाम से जाना जाता है पहली गुफा को। और ये वहाँ के अधिकारियों यानी उस मठ के जो अधिकारी थे वो उनके रहने का स्थान था, यानी निवास स्थान था वो पहली गुफा। दूसरी गुफा थी जिसे गुसाई या पंच पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। गुसाई या पंच पांडव गुफा के नाम से। फिर तीसरी गुफा है जिसको हाथी खाना के नाम से जाना जाता है। चौथी गुफा रंग महल। पांचवी गुफा जो थी वो व्याख्यान मंडल या पाठशाला के नाम से जानी जाती थी। फिर छठवीं गुफा जो हो गई आपकी वो शिक्षकों का स्थान हो गया, शिक्षकों का निवास स्थान हो गया। उसके बाद जो गुफा है कितनी हो गई? सारी गुफाएं हो गई? 6 हो गई मैम। 6 हो गई। और बाग में जो सबसे ज्यादा चित्र जिस गुफा में देखने को मिले हैं वो चौथी गुफा है, इसीलिए उसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। चौथी गुफा में सबसे ज्यादा पेंटिंग्स या सबसे ज्यादा चित्र देखने को मिलते हैं, रंग महल जिसका नाम है।
ٹھیک ہے. اور جو اس کے علاوہ جو آپ کی گفائیں ہیں 7, 8 اور 9 وہ نشٹ ہو چکی ہیں، پوری طریقے سے دھوست ہو چکی ہیں، اس لیے ان کا زیادہ ذکر نہیں ہوتا ہے. جن جن پہ اس میں چتر ملتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھنے کو، انہی کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے، انہی کے بارے میں ڈیٹیل ملتا ہے. اور میم ہاں 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 تیسری ہاں گفا کا کیا نام تھا؟ تیسری گفا کا نام تھا ہاتھی خانہ. تیسری گفا کا نام تھا ہاتھی خانہ اور چوتھی کا نام تھا رنگ محل، جس میں سب سے میم زیادہ چتر دیکھنے کو ملتے ہیں. ہاں بیٹا. ہاتھی ہاتھی خانہ. میم ہاتھی کھانا کھانا. ہاں کھانا ہاتھی کھانا ایک ہی میں ہے پورا. پھر رنگ محل، اس کے بعد پانچویں گفا جو ہے ویاکھیان منڈل یا پاٹھ شالا. پھر آپ کی چھٹی گفا جو ہے وہ شکشکوں کا نواس استھان. باغ گفا میں میم ایک جو 5واں پھر سے فیمس بول دیجیے. پانچواں میم ویاکھیان منڈل یا پاٹھ شالا. میم کوئی چتر نہیں ہے اس میں فیمس؟ چتر فیمس ہے، ابھی بتا رہا جو ایک ہلیسک نرتیہ فیمس ہے اس کا، جس کو ہم لوگ ہلیسک نرتیہ کے نام سے جانتے ہیں. وہ گفا سنکھیا 4 میں ہے، یعنی رنگ محل میں وہ فیمس چتر بنا ہوا ہے ہلیسک نرتیہ. اس کے بعد ایک ہل ہلیسک، ہا لادھا پھر لام میں بڑی کی ماترا سک، ہلیسک نرتیہ. اس کے بعد ایک کبوتر کے جوڑے کا بھی چتر ملتا ہے دیکھنے کو، جو بلو کلر کا بنا ہوا ہے یعنی نیلے رنگ کا ہے. وہ بھی ایک فیمس چتر ہے. چار میں میم. ہاں میم یہ بھی چوتھے میں. ہاں یہ کیونکہ جتنے بھی آپ کو چتر ملیں گے نا، باقی 3 گفائیں تو پوری طریقے سے بیکار ہو چکی ہیں، اور جو چتر ملتے ہیں وہ سب سے زیادہ چوتھی گفا میں ہی ملتے ہیں. باقی جو اور گفائیں ہیں ان میں چتر بھلے ایک آدھا مل جائے، چتر نہیں ملتے. چوتھی گفا میں سب سے زیادہ چتر. چوتھی گفا چھٹی گفا کا نام تھا شکشکوں کا نواس استھان کے نام سے جانا جاتا تھا وہ. میم ہاں میم ہلیسک نرتیہ اور کبوتر. کبوتر کا ایک جوڑا ہے، وہ اس کا بھی ایک فیمس چتر ملتا ہے دیکھنے کو، جو بلو کلر کا بنا ہوا ہے. کس کلر کا پھول؟ بلو کلر سے، نیلے رنگ سے. اتنا کلیئر ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے. باغ گفا میں ایک ورکش ہے جس کا سب سے زیادہ انکن ہوا ہے، یا سب سے زیادہ اس ورکش کو بنایا گیا ہے. وہ کون سا ورکش ہے؟ کیلے کا وૃکش. ہاں 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 کیلے کا پیڑ سب سے زیادہ انکت کیا گیا ہے. سب سے زیادہ جو انکن کیا گیا ہے وہ کیلے کا پیڑ ہے. ٹھیک ہے. اور مرغی چوزے یہ بھی بنے ہوئے ہیں باغ میں. جیسے ایک آپ نے بتایا، ہم نے پڑھا کہ کبوتر کا جوڑا، کبوتر کے جوڑے کو انکت کیا گیا ہے بلو کلر میں، اور اس کے علاوہ مرغی اور چوزے یہ بھی چترت ملے ہیں اس گفا میں. اور جو باغ گفا ہے نا وہ مہایان بودھ دھرم سے جڑی ہوئی ہے نا یہ گفائیں، تو یہ مہایان سمپردائے سے ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس کے میم ہاں ہاں تو اس میں بولو. مورتی مطلب مہایان میں تو چتر بنے ہوتے ہیں نا بدھ بھگوان کی. یہ دیکھو بودھ دھرم کے 2 سمپردائے ہیں، ایک ہینیان ہوتا ہے، ایک مہایان ہوتا ہے. دونوں میں تھوڑا تھوڑا ڈفرینس ہے. تو یہ جو چتر جو ملیں گے وہ آپ کو مہایان سے سمبندھت ملیں گے. جیسے جب ہم لوگ اجنتا کی بات کرتے ہیں تو اس میں دونوں ٹائپ کے چتر ملتے ہیں، ہینیان اور مہایان دونوں ٹائپ کے چتر ملیں گے. جب آپ اور باغ گفا کی بات ہاں میں سنکیت دیے ہوتے ہیں. ہاں وہ سانکیتک بھاشا، مطلب ان کا جو انکن کیا تھا وہ سانکیتک روپ سے کیا جاتا ہے. تو جب ہم لوگ اجنتا میں پڑھیں گے تو ہینیان اور مہایان دونوں ٹائپ کے چتر ملیں گے. جب آپ باغ کی بات کرو گے تو اس میں صرف مہایان سمپردائے سے ہی چتر ملیں گے آپ کو. اس کے بعد پھر آپ کا آتا ہے کہ یہ
बाघ गुफा को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया था 1951 में, 1951 में उन्होंने अपने संरक्षण में ले लिया था। और बाघ गुफा में एक और चीजें देखने को मिलती हैं, उसमें जो लाइफ दिखाई गई ना, उल्लासमय जीवन का चित्रण हुआ है। मतलब कैसे आनंदमय जीवन का या उल्लासमय जीवन का अंकन हुआ है। शोकमग्न नारी, दासी की आकृतियां, ये सब भी आपको चौथी गुफा में देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी आपको ये बर्ड्स की बातें की हमने, बर्ड्स जो मिले, कबूतर वगैरह, और जो भी एक नृत्य का मिला आपको, नृत्य किसका परिचायक है भाई? उल्लास का, खुशी का ही परिचायक है ना। तो वो आपको चित्र देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलता है एक शोकमग्न नारी और दासी मैम की चौथी आकृति। गुफा में मिलेगा ये? हाँ, चौथी गुफा में ही सारे चित्र आपको मिलेंगे, जिसका नाम है रंग महल। इसीलिए उसको नाम रंग महल नाम इसीलिए दिया गया, क्योंकि जितने भी चित्र मिलेंगे आपको वो सब ज्यादातर उसी में मिलेंगे। मैम और एक बार बाग और में बता दीजिए। क्या शोकमग्न बेटा? नारी, शोकमग्न शोकमग्न नारी नारी दासी। और दासी, दासी की आकृतियां और शोकमग्न नारी की आकृतियां भी गुफा में हैं, चौथी गुफा में। और प्रकृति चित्रण का सर्वोत्तम अच्छा स्वरूप जो देखने को मिलता है वो भी अजंता और बाग में ही देखने को मिलता है। ठीक है, इतना ही हम बता रहे हैं बाग के बारे में। अगर इसमें इस बाग से या आपको जोगी मारा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है या कुछ कंफ्यूजन है किसी चीज को लेके, तो क्लियर कर लो आप लोग। मैम जोगीमारा गुफा की लंबाई बता दीजिए। लंबाई बेटा 10x6x6, यानी 10 लंबाई थी, 6 चौड़ाई थी और 6 ही ऊंचाई थी। और हाँ, बाघ गुफा की? बाघ गुफा का बेटा इसमें लंबाई चौड़ाई का नहीं है, इसमें 9 गुफाओं का ही जिक्र मिलता है कि 9 गुफाएं थी, जिसमें से 3 ध्वस्त हो चुकी हैं पूरी तरीके से। 6 गुफाएं आपको मिलेंगी देखने को, जिसमें चित्र सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। वो हमारी चौथी गुफा है, जिसको रंग महल के नाम से जाना जाता है। मैम जो डेंजर हाँ जोन है, 1818 में इसकी खोज की थी बाघ गुफा की। हाँ हाँ, 1818 में डेंजर फील्ड ने खोज की थी इस बाघ गुफा की। ठीक, यस और मैम। कुछ? और आरती कुछ पूछना है? नो मैम, अब पढ़ के फिर पूछेंगे कल। हाँ, पढ़ के पूछ लेना। और इसके बाद हम लोग कल जब बात करेंगे तो अजंता की बात करेंगे। अजंता एक बहुत बड़ी गुफा मानी जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं। और ये सारे चित्र जो हैं हमको बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो चित्र मिलेंगे वो बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से जुड़े हुए चित्र होंगे। इसमें आज टेक्निक क्या यूज हुई है, कलर जो चित्रण विधान था इसका वो किस तरीके से किया गया है, क्योंकि जो अजंता की गुफाएं थी उसमें जो म्यूरल बनाया गया, जो पेंटिंग म्यूरल फ्रेस्कोस किए गए, जिसको हम लोग अजंता फ्रेस्को के नाम से जानते हैं, उसका जो बेस तैयार किया गया था वो किस तरीके से तैयार किया था। क्योंकि वो चट्टान थी, हम फ्रेस्को ऐसे तो नहीं कर सकते। जैसे पहले प्राचीन गुफाओं में जो चित्रण का कार्य हुआ वो उन्होंने ऐसे ही उसी चट्टानी दीवार पे बना दिया। मतलब जो दीवार थी एक चट्टान की, एक बेस था, उसी पे उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद लेकिन जब आप अजंता की बात करेंगे तो उसके लिए उन्होंने पहले धरातल तैयार किया था, उसका उस पे काम किया था चित्रकारी का। तो उसका फ्रेश। बेस कैसे तैयार कर, हाँ फ्रेस्को ही बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें कोई फ्रेस्को ब्यूनो फ्रेस्को सेको का डिटेल नहीं आता। क्योंकि जो उन्होंने फ्रेस्को में क्या होता है, आप चूने का यूज करते हैं। फ्रेस्को ब्यूनो में जो हम लोगों ने बात की थी, तो उसमें चूना एक मेन पार्ट अपना करता है, उसका एक मेन पार्ट होता है चूने का। क्योंकि हमने चूने का बेस नहीं लगाया इसको, इसलिए हम लोग उसको पूरी तरीके से फ्रेस्को नहीं कह सकते। उसको एक मिक्स मीडिया बोल सकते हैं, या आप टेम्परा बोल सकते हैं, या सिर्फ फ्रेस्को बोल सकते हैं। फ्रेस्को ब्यूनो नहीं बोल सकते उसको हम लोग, क्योंकि फ्रेस्को ब्यूनो क्या हो गई, गीली पद्धति, ड्राई वेट मीडियम। और हम लोगों ने उस पे काम कैसे हुआ, सूखी भित्ति पे। यानी कि जब दीवार पूरी तरीके से कठोर हो गई, उसका धरातल पूरी तरीके से कठोर हो गया, तब उस पे चित्रकारी का काम हुआ। इसलिए उसको हम लोग फ्रेस्को ब्यूनो नहीं बोल सकते। ठीक है, मैम हाँ जो बेटा। हम लोग जो हम लोग म्यूरल का काम करेंगे वो मतलब हाँ 4 तक एक टेम्परा और इसमें ग्लू टेम्परा में ही करवाया जाएगा या हाँ, अदर मीडियम भी होंगे?
नहीं, अभी सेकेंड ईयर में तो आपका देखो एग टेम्परा और ब्लू टेम्परा में जब आप उसमें काम कर लोगे, वो जो हमारा मेन सिलेबस है, जब हमारा मेन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम नई टेक्निक की बात कर सकते हैं, हम और एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं उसमें, वो एक अलग चीज़ है कि अगर आप लोग करने के लिए तैयार हैं तो हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं। हम तो यही चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, जो टेक्निक हमारे पास है वो हम आपको और अच्छे से बता पाएँ, आप उसमें और अपना अलग से एक्सपेरिमेंट करो। सीखने का मतलब यही होता है ना कि जो चीज़ें हमको आती हैं वो हम आपको बताएं, उसके साथ साथ आप अपना एक्सपेरिमेंट भी करें उस चीज़ में, तो वो एक और नया क्रिएटिव कुछ निकल के आएगा। आप भाई अब बीएफए कर रहे हो, आप 2-3 साल बाद खुद यहाँ से निकल के जॉब ढूंढोगे तो आपको भी एक्सपेरिमेंटल होना पड़ेगा ना। आप खुद से जब तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे किसी चीज़ को लेके, तब तक आप नया कुछ कैसे करोगे, अपना नया स्टाइल कैसे डेवलप करोगे। वो स्टाइल डेवलपमेंट करने के लिए आपको खुद की क्रिएटिविटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम यही चाहेंगे कि जो आपका सिलेबस है एग टेम्परा या ग्लू टेम्परा, वो तो आप करिए ही, क्योंकि ये हमारी पुरानी टेक्निक्स हैं, उनके बारे में तो हमको सही सीखना है, हमारी विरासत की चीज़ें हैं, बारे में तो हम बात करेंगे, उनको सीखेंगे भी, लेकिन उससे आगे बढ़ के हमको नई चीज़ों के बारे में भी सीखना है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, अपडेट होना पड़ता है ना चीज़ों के साथ, समय के साथ आपको अपडेट होना है। आप उसकी बात जब करेंगे उसके लिए हमको नया काम करना पड़ेगा। आप लोग जितनी जल्दी से जल्दी ये चीज़ प्रोसेस में ले आएंगे, जितनी जल्दी आप ये नया पुराना काम हमारा निपटाएंगे सिलेबस का, हम उतनी जल्दी कुछ नया करेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी उसको ख़त्म करते, कुछ नया सीखना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं कि नहीं। आप वो सिलेबस ख़त्म करिए, उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, म्यूरल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो लेके हम आगे काम करेंगे। ठीक है, अगर तुम लोग अपना मैम ये सेशनल वर्क फटाफट कंप्लीट कर लोगे। हाँ आरती बोलिए। मैम ये हाँ हाँ आज बोलिए। आज इसका ये वाला काम हो गया, अभी ये गुफा वाला सारा, कौन सा? मतलब जो आपने आज गुफा का बताया वो हो गया। हाँ बादाम, वो सॉरी, बाघ और जोगी मारा को हमने आज बताया आपको। अब आप इसको देखना, पढ़ना और समझना कि आप कहाँ पे इसमें समझ नहीं आ रही, कौन सी चीज़ छूट रही है आपसे या हमसे कौन सी चीज़ छूट रही है, उसके बारे में ओके आप नोट करके रखना कहीं, हम बाकी डिटेल कल बता देंगे, जो भी छूटा होगा, जो नहीं समझ में आया या हो सकता है स्लिप कर गया हो मेरे दिमाग से, हम नहीं बता पाए हो, तो वो आप कहीं पे नोट कर लिया करो। मैम ये ओके। पीछे के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछो। मैम ये जो आपने पहले मतलब बताया था कि हम सब में काम, मतलब कि किस किस क्षेत्र में और जो गुफाएं मिली उसमें किस किसका यूज हुआ था, तो आपने जो बताया था कि माणिकपुर में तीर तलवार और आदमी का चित्रण मिला, इसके अलावा उसमें और क्या क्या बताया था, किसमें और क्या किस क्या किस मिला था? गुफा की बात कर रही हो आरती? जो माणिकपुर में मिला था। मानिकपुर में, हाँ मानिकपुर में जो आपकी मध्य प्रदेश में जो गुफा है। यस मैम। हम्म। तो मैम इसमें उसमें क्या? बताइए कि चित्रण किस चीज का हुआ था, तीर था, तलवार, आदमी थे, इसके आगे मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है। इसके आगे कुछ नहीं मिल रहा है मानिकपुर का। मानिकपुर में देखो एक तीर कमान लिए हुए घुड़सवार का चित्र आता है। ठीक है, पहला जो चित्र मिलेगा आपको, ये तीर कमान लिए हुए घुड़सवार मिलेगा। फिर बिना पहिए की गाड़ी मिलेगी आपको, छकड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं। और मानिकपुर, कंफ्यूज हो रही हो, वो क्या नाम है तुम्हारा, आरती। मानिकपुर जो है ना वो बांदा, मतलब यूपी का जो स्टेट यूपी आएगा ना, यूपी में एक तो मिर्जापुर हमने बताया था आपको कि मिर्जापुर जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा चित्र मिलते हैं। दूसरा आपका जो मानिकपुर आया था ये बांदा जिले में आता है, तो ये यूपी का ही पार्ट है मानिकपुर। इसमें जो चित्र मिलेंगे, तीर कमान लिए हुए घुड़सवार, बिना पहिए की छकड़ा गाड़ी, जिसमें एक व्यक्ति का अंकन हुआ है गाड़ी में बैठे हुए। ठीक है, यस मैम। इन्हीं दो चित्रों का डिटेल मिलता है, और ये जो चित्र है ये आपको पता है गेरू कलर से किए गए हैं, मतलब रेड कलर का ज्यादा यूज हुआ है इनमें। और पूछो, और क्या दिक्कत है? मैम झारखंड का भी बता दीजिए। झारखंड वाला कौन सा था आपका? झारखंड में क्या क्या हमने बताया था झारखंड में? मैम झारखंड का लिखाया भी था हमने।
नहीं लिखवा रही थी, आप बता रही थी, बट फिर हम सुन नहीं पाए थे, हम थोड़ा काम में व्यस्त हो गए थे। झारखंड का हमने बताया था, कोई था उस क्लास में? हमें तो नहीं याद है हमने झारखंड का कुछ बताया था। अच्छा हाँ, बिहार के क्षेत्रों में बताया था, चक्रधरपुर जो एक जगह है जहाँ पे कुछ फिगर्स मिलते हैं, जैसे दरी पे लेटे हुए कुछ व्यक्तियों को दिखाया गया है। शिकार की विजय पे जैसे वो अपने आप को बहुत गर्वोन्नत महसूस कर रहे हैं या गर्वोन्नत प्रतीत कर रहे हैं, तो उनका चित्रण किया गया है। उनको उनकी जो भुजाएं हैं या बाहें हैं वो फैली हुई हैं, उस भाव को सशक्त रूप से व्यक्त कर रही हैं कि मतलब उन्होंने वो शिकार करके आए हुए हैं, लेटे हुए हैं आराम से दरी पे, वो इस तरीके का अंकन किया गया है चक्रधरपुर की जो आप बात कर रहे हैं झारखंड में। पहले ये पार्ट आपका बिहार में ही था, ठीक है, अब वो उसको झारखंड में गिना जाने लगा है। हाँ रौनक, कुछ पूछ रहे हैं आप? यस मैम, वो मैम नेचर स्टडी में मैम कितना वर्क करना है, कितने शीट में मैम? 25 या? बेटा नेचर स्टडी आपको वैसे टोटल 20 करनी है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि 20 आप शेडिंग वर्क करो और 5 आप कलरिंग वर्क करो, ठीक है। ओके मैम। वाटर कलर भी आपको इसी में सीखना है। आप वाटर ठीक है। कलर करोगे तो वाटर कलर की नेचर स्टडी आपको पता ही है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उस वाटर कलर नेचर स्टडी में यस आप। मैम, यस। तो 5 आप वाटर कलर कर लो और 20 रहेंगे हमारे पेंसिल शेडिंग में। ओके मैम। आरती बोलिए क्या हुआ? मैम जो उत्तर प्रदेश की गुफाएं हैं उसमें जो कलर यूज हुए थे रेड, ब्लैक और येलो, उसके अलावा और कौन कौन से कलर का किसमें यूज हुआ किसमें था? किस गुफा में? जो उत्तर प्रदेश की गुफाएं हैं उसमें। मिर्जापुर में येलो, ब्लैक, रेड और वाइट कलर्स का यूज हुआ है, ठीक है। यस मैम। यही 4 कलर्स यूज हुए हैं मेनली। मैम एक और क्वेश्चन है, जो आपने पूरा पूछो। पाषाण काल का बता दिया था कि उसमें क्या क्या मिला था, औजार वगैरह मिला था, मध्य पाषाण काल में भी बताया था कि औजार, पशुपालन और अग्नि की खोज हुई थी, लेकिन नव पाषाण काल में क्या हुआ था ये नहीं पता चला अभी तक। नव पाषाण काल में बेटा उन्होंने एक व्यवस्थित जीवन की शुरुआत की थी। नव पाषाण काल में ही कृषि का विकास हुआ, उत्तर पाषाण काल में नहीं हुआ था। उत्तर पाषाण काल में उन्होंने जो अपने हथियार वगैरह बनाए थे उनको थोड़ा सुडौल रूप देना शुरू किया था, मतलब उत्तर पाषाण काल से शुरुआत कर दी थी धीरे धीरे उन्होंने। नव पाषाण काल में आपको कृषि का विकास हुआ, उन्होंने खेती करना शुरू किया, पशुपालन शुरू किया और एक व्यवस्थित जीवन को जीने की शुरुआत की। वो लोग अपने मैम भवन, हाँ, अपना रहने का निवास स्थान बनाने लगे थे, अपने मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक व्यवस्थित जीवन की शुरुआत कर रहे थे, नींव डाल रहे थे नव पाषाण काल में। तो मैम जो मिस्र की हम्म सभ्यता आई थी वो भी नव पाषाण काल में ही थी कि वो मध्य मि, प्रदेश? नहीं, मिस्र की सब वो सॉरी, आप जब बात कर रहे हो उसकी सिंधु घाटी की सभ्यता हिंदू की, सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ वो एक अलग काल हो गया आपका। ये प्रागैतिहासिक की बात हो रही है, वो एक अलग समय की बात हो गई, जिसको हम लोग आद्य ऐतिहासिक में पढ़ते हैं। हमने बताया था ना, जिसके प्रमाण तो मिले लेकिन उन प्रमाणों को पढ़ा नहीं जा सका या उनको अनुमानित नहीं किया जा सका। वो इस भाषा में थे कि उनको हम लोग नहीं समझ पाए, उसको हम लोगों ने आद्य ऐतिहासिक में गिना। और दूसरी चीज एक थी, चाक पर बने मिट्टी के बर्तन भी जो थे वो नवपाषाण काल में मिले थे, उनका प्रयोग शुरू हो गया था, मतलब चाक पे उन्होंने बर्तन बनाने का काम शुरू कर दिया था। तो जो बर्तन बने थे वो सुडौल, मतलब बहुत सुंदर शेप में उनको बनाना शुरू कर दिया था। तो जितनी व्यवस्थित चीजें थी वो नवपाषाण काल में शुरू हुई थी, मैम ठीक है। हम, यस मैम, हम पढ़ हाँ रहे थे तो उसमें हाँ लिखा था मतलब पूरा पाषाण काल में ही अग्नि की हाँ खोज हो गई थी, बट वो लोग अग्नि को जाने थे मध्य पाषाण काल में, वो लोग हाँ मतलब हाँ हाँ। थे। तो जब हाँ, पूछा जाएगा कि अग्नि की खोज कब हुई थी, तो क्या मध्य पाषाण काल ही लिखेंगे कि पूरा पाषाण काल का भी मतलब डाल सकते नहीं लिख सकते, पूरा पाषाण काल में उन्होंने खोज तो शुरू कर दी थी ना, खोज कर ली थी, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था पूरी तरीके से कि हमको इस पे पका के शुरुआत करनी है। हैं? यस मैम। मैम हाँ। मैम कॉलेज का बोलेंगे? अरे भैया कॉलेज का तो हम लोग नहीं बता सकते, कॉलेज सुना जा रहा है 16 से खुलेगा, लेकिन जब तक कोई नोटिस नहीं आ जाती हम लोग के पास तब तक कुछ बोल नहीं सकते। जब पता चल जाएगा, कोई नोटिस आ जाएगी कि 16 से सभी स्टूडेंट्स को आना है, तभी बताया जाएगा।
ٹھیک ہے، جب کچھ ہوگا تو پتہ چل جائے گا تم لوگوں کو بھی. 16 بہت دن بعد نہیں ہے، بہت جلدی آنے والی ہے. اوکے. ورک کرتے رہو اپنا، کلاس تو کھل ہی جائے گا. کھلنے کا نمبر آ گیا ہے، کالج بہت جلدی کھلے گا. میم جیسے جو ہم لوگ شیڈنگ ورک میں نیچر اسٹڈی کر رہے ہیں ہوں تو اس کے ساتھ مطلب ابھی کوئی کلرنگ کر سکتے ہیں اس میں، کلرنگ ورک میں کلرنگ واٹر اگر آپ کلر. شروع کرنا چاہو تو کر سکتے، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے لیے. لیکن جو بھی ورک آپ کریں گے وہ یہ دھیان رکھنا آپ لوگ کہ اس بار جو بھی ورک ہوگا آپ کا وہ ہاف شیٹ پہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی بھی ورک کوارٹر سائز پہ یا A3 شیٹ پہ نہ کر کے آپ لوگ ہاف پہ ہی کرو. جو کر چکے ہو اس کو چھوڑ دو، آگے کا کرو. اوکے. ٹھیک ہے، اب جیسے ایک میم آدھ دو وہ کر دی واٹر ہوں گے کلر آپ ہینڈ لوگوں نے. میڈ شیٹ. ہینڈ میڈ شیٹ پہ کرنا ہے میم واٹر کلر. یس میم. ٹھیک ہے، ہینڈ میڈ پہ تو کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ جیسے کاٹیج پہ شروع کرتے ہیں نا، کاٹیج شیٹ پہ کام واٹر کلر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس پہ اگر ایک بار پیچ لگ گیا تو لگ گیا، پھر اس پہ آپ کچھ کر نہیں یس سکتے ہیں. میم اس میں ہوتا نہیں ہے ٹھیک سے. ہاں تو یہی چیز ہے آپ لوگ. میم وہ ہینڈ میڈ شیٹ کا سائز ہاف ہی رہے گا بیٹا. جو پوری فل شیٹ خریدنا آپ پہلے، فل شیٹ جب آپ خریدیں گے تو اس کے 2 پارٹ کر یس لینا. میم. تو ہاف شیٹ پہ ہی آپ کو کام کرنا ہے. میم اوکے میم. ہاں بیٹا، میم اس پہ اگر آپ لوگ مجھے کلرنگ ورک اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ ابھی کلاس لے ہی رہے ہیں تو آپ لوگ ایک پراپر وے میں کام کر سکو گے. آپ لوگ ڈرائنگ کریے، اس کے بعد ہم ہیں بتانے کے لیے. جہاں پہ ڈیمانسٹریشن کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ ڈیمانسٹریشن بھی دے دیا جائے گا. تو آپ لوگ وہ ورک کرتے رہو، کلر بھی اسٹارٹ میم کر لو. ہاں ہاں آرتی بولتے رہیے، ہم سن ایک رہے ہیں. اور کوشچن، ایک کوشچن میں 2 کوشچن ہے مطلب. ہاں بتاؤ، یہ کوشچن بتاؤ. فرسٹ کوشچن یہ ہے کہ جو مدھیہ پردیش میں یہ مہادیو پہاڑی ضلع ہے اس ہوں میں 50 گفائیں ہیں. اس میں جو ہوں کس کی لیول 3 چتر ہے. میم 3 چتر لیول مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز؟ جو مہادیو پہاڑی ہے، ہاں مہادیو پہاڑی میں اس میں مطلب کہ آپ نے بتایا تھا کہ اس میں 3 لیول کے چتر ملتے ہیں. 3، ہاں مطلب 3 ٹائپ کے چتر دیکھنے، 3 استر دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں چتروں کے. مطلب کیسے؟ ایک سیکنڈ میں بتاتا ہوں. پہلے چترن میں آپ کو آکھیٹ کے درشیہ ملیں گے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے لیول کو ڈیوائڈ کیا گیا کہ 3 استر کے چتر کس طریقے سے دیکھنے کو ملیں گے. دوسرے چتر میں کیا دکھایا گیا ہے؟ جو پشو دکھائے گئے ہیں، پشو اور آکھیٹ کے درشیہ دکھائے گئے. یہ آپ نے کہیں نوٹ کیا تھا؟ نو میم. نہیں نوٹ کیا.